सो हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ इंटरनल ऑडिट सीआईए का। जो हम डिस्कशन करेंगे आज के इस करिकुलम के अंदर वो हमारा होगा फोरेंसिक ऑडिट से रिलेटेड। तो चलिए आज का हम जो डिस्कशन है उसको स्टार्ट भी करते हैं। फोरेंसिक ऑडिटिंग, जैसे कि आप स्क्रीन पे ये दो टर्म्स देख रहे हो। ऑडिट तो हमें पता है कि हम जो भी अकाउंटिंग अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को जब देखते हैं कि जो भी असर्शन है, मतलब जो भी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो अमाउंट रिफ्लेक्ट हो रहे हैं या जो भी वाउचिंग हुई है, प्रोसेसिंग हुई है अकाउंटिंग के, वो अच्छे से हैं कि नहीं, है ना। एक हमें ओपिनियन जानना होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के विद रिस्पेक्ट टू, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या है, हम ऑडिटिंग करते हैं। बट इफ वी स्पेसिफिकली टॉक अबाउट, जी अगर किसी के कोई भी कंसर्न्स हैं आप चैट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, मैं साइड बाय साइड उन कंसर्न्स को भी ले लूंगी जी। फोरेंसिक, इस टर्म का क्या मतलब है? फोरेंसिक का मतलब होता है जब हम साइंटिफिक मेथड्स का यूज कर सकते हैं, साइंटिफिक मेथड्स का यूज करते हैं, साइंटिफिक टेक्निक्स का यूज करते हैं। किस पर्पस के लिए? ताकि हम एविडेंस प्रोड्यूस कर सकें, है ना। हम एविडेंस ढूंढ पाए ताकि वो हम उसे क्या कर पाए, कोर्ट में प्रोड्यूस कर सके, कोर्ट में पेश कर सके। उसका मतलब होता है फोरेंसिक। अभी मैंने आपको ऑडिट का तो हम सबको मतलब पता है, फोरेंसिक वर्ड का पहले मीनिंग समझ रहे हैं ताकि हम आज के इस सेशन को बहुत ही डिटेल्ड और इलेबोरेटिव रख पाए। तो फोरेंसिक का हमने, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। फोरेंसिक का मतलब क्या है कि जब हम साइंटिफिक मेथड्स का, साइंटिफिक टेक्निक्स का यूसेज करते हैं, साइंटिफिक मेथड्स एंड टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है एविडेंस ढूंढने के लिए ताकि हम उसे कोर्ट में पेश कर सके, दिस इज रेफर टू एज फोरेंसिक। इसे हम क्या बोलते हैं? फोरेंसिक। जी लास्ट के 10 मिनट्स हम जो भी पढ़ेंगे उसे हम रिवाइज भी करेंगे ताकि चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेटल डाउन हो। एक क्विक रिवीजन भी करेंगे आज के इस पूरे लेक्चर की। और हमारा जो एक लेक्चर जो है इन वीक वीक मतलब वीकेंड के अलावा वीकडेज में भी मैं रखूंगी, जिसमें मैं आपको एमसीक्यू करवाऊंगी। उसके टाइमिंग टेलीग्राम के चैनल में नोटिफिकेशन में आ जाएंगे। तो चलिए कंटिन्यू रखते हैं। फोरेंसिक ऑडिटिंग का मतलब क्या है कि जब हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एविडेंस प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं ताकि हम कोर्ट में उसे पेश कर सकें, सो उसको हम बोलते हैं फोरेंसिक ऑडिटिंग। अब आप कहोगे कि मैम आपने ये जो फोरेंसिक वर्ड का मतलब समझाया है ना, बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि हमने साइंटिफिक मेथड्स और टेक्निक का यूज किया एविडेंस ताकि कोर्ट में पेश कर सकें और वो ऑडिटिंग में लग गया। बट एक्चुअल में ये वर्क कैसे करता है बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, बट बिफोर दैट एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स टेक अ लिटिल बिट अ शॉर्ट एग्जाम्पल। अब अगर बात की जाए ना फोरेंसिक ऑडिटिंग की, जैसे कि सपोज हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, है ना, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सपोज डे बाय डे हमारे जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं, लेट्स से नेट प्रॉफिट हो गए या रिजर्व्स वगैरह, वो डाउन जा रहे हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि हमारा टर्नओवर बहुत अच्छा है, फिर भी डे बाय डे हमारे जो अर्निंग रिजर्व्स वो लो हो रहे हैं शो। तो जो टॉप मैनेजमेंट है ना, लेट्स से जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनको कुछ सस्पिशियस लग रहा है, उनको लग रहा है कि कुछ हेरा फेरी जरूर है, तो हम क्या करें? तो वो क्या करवाते हैं, फिर ऑडिट करवाते हैं, फोरेंसिक ऑडिट। उसमें जो स्पेशली इसकी टीम आती है, जो फोरेंसिक ऑडिटर्स आते हैं, तो उसमें वो सबसे पहले क्या देखेंगे? उन्होंने सपोज एक एग्जांपल, अभी हम इसका डिटेल में भी करेंगे, अभी मैं आपको बेसिक ओवरव्यू दे रही हूँ। उन्होंने क्या करा, उन्होंने ये पाया कि जो एक्सपेंसेस है ही नहीं, वो एक्सपेंसेस ज्यादा शो करे हुए हैं, वेंडर्स को पेमेंट ओवर हो रही है, ओवर पेमेंट टू वेंडर्स हो रही है। इसके अलावा उन्होंने ये पाया कि एम्प्लॉयज जो हैं, कोई जो ऑर्गेनाइजेशन में नहीं भी हैं, तो जो सीनियर मैनेजमेंट से नीचे वाले जो पर्सन्स हैं, है ना, जो कि एचआर वाले पर्सन्स, वो हेरा फेरी कर रहे हैं, घोस्ट एम्प्लॉयज दिखा रहे हैं। घोस्ट एम्प्लॉयज का क्या मतलब है? घोस्ट एम्प्लॉयज का मतलब है जो एम्प्लॉयज एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करते, लेकिन उनके सिर्फ एक्सपेंसेस, फिक्टिशियस एम्प्लॉयज एक्सपेंसेस शो कर रहे हैं। तो कहने का क्या भाव है, कहने का मतलब ये है कि हमने कुछ ऐसे खर्चे दिखा रखे हैं, एक्सपेंसेस जो एक्चुअल में है ही नहीं, जिसकी वजह से प्रॉफिट्स जो है कम है। क्योंकि अगर टर्नओवर ज्यादा भी है लेकिन ओवर एक्सपेंसेस माइनस कर दोगे तो क्या ट्रू प्रॉफिट फिगर आउट हो पाएगा? सो द आंसर इज नो, जिसकी वजह से हमारी जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं वो हमें
अच्छे से नहीं दिखेंगे। तो हमने ये समझा कि फोरेंसिक वर्ड का क्या मतलब है, फोरेंसिक ऑडिट क्यों करवाया जाता है और किस सिचुएशन में करवाया जाता है, ताकि हमें ट्रू पिक्चर पता लगे, स्पेशली जब कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, ठीक है, या फिर कंपनी के सीनियर मोस्ट पर्सन्स को कुछ सस्पिशन लगती है तो फिर वो फोरेंसिक ऑडिट करवाते हैं। अब डिटेल में इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं, ठीक है, कि फोरेंसिक ऑडिट के विद रिस्पेक्ट टू क्या सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। अभी तो मैंने एक आपको जस्ट क्विक ओवरव्यू दिया था। तो चलिए अगर बात की जाए फोरेंसिक ऑडिट की, एग्जाम्पल एक छोटा सा और लेते हैं। पहले मैं इस एग्जाम्पल पे आ जाती हूँ और फिर हम वापस डेफिनेशन पे आएंगे। इमेजिन, कलर चेंज करते हैं यहाँ पे, लेट्स कीप इट अ वाइट वन, जो कि ज्यादा इस पे खिलेगा ग्रीन के ऊपर। ओके, इमेजिन अ मिड साइज्ड कंस्ट्रक्शन कंपनी विद मल्टीपल ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं और कंपनी की, बट स्टिल इतने प्रोजेक्ट होने की वजह से भी जो उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, नेट प्रॉफिट्स एंड ऑल, वो डिक्लाइन हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। एंड देयर आर सस्पिशंस ऑफ एम्बेजलमेंट। तो कंपनी के टॉप मोस्ट पर्सन, मतलब दोज चार्ज विद गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट, दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस। गवर्न कौन करता है कंपनी को? किसी भी कंपनी को कौन गवर्न करता है? उसके सीनियर मोस्ट पर्सन, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उनको हेरा फेरी लग रही है कि कुछ कैश में एम्बेजलमेंट हो रहा है या मैनेजमेंट सही से नहीं हो पा रही है ना? क्यों? क्योंकि उनके टर्नओवर तो बहुत अच्छे हैं बट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस डे बाय डे डिक्लाइन हो रही है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन की वजह से इसके भी नोट्स जो हैं आपके वीडियो लेक्चर्स के नीचे, जो आपके नोट्स हैं वो अपलोड हो जाएंगे, सो डोंट वरी, ये भी नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो चलिए कंटिन्यू रखते हैं इस एग्जांपल को। द फोरेंसिक ऑडिट टीम कंसिस्टिंग ऑफ सर्टिफाइड फोरेंसिक अकाउंटेंट्स। ये नहीं कि कोई भी पर्सन जो आके इसका जो है, जो टीम होगी ऑडिटर्स की या अकाउंटेंट्स की, कोई भी नॉर्मल अकाउंटेंट्स या ऑडिटर इसमें इन्वॉल्व होंगे। पर्टिकुलरली अगर बात की जाए तो इसमें क्या इन्वॉल्व होगा? सर्टिफाइड, जो पर्सन सर्टिफाइड फोरेंसिक अकाउंटेंट्स हैं या ऑडिटर्स हैं, उनकी एक टीम बिल्ड होगी जो कि क्या करेंगे, जो कि आगे कंपनी के जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं उनको एग्जामिन करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हुआ? एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, है ना? वो एग्जामिन कर रहे हैं फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को, ट्रांजैक्शंस को, और उसके साथ साथ और किसकी एग्जामिनेशन हो रही है? एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस तो हो ही रही है, एंड उसके साथ साथ हो रही है इंटरनल कंट्रोल्स, कि जो इंटरनल कंट्रोल्स हैं वो अच्छे से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। इसके लिए वो क्या करना स्टार्ट करते हैं? वो जो टीम आई है, कौन? फोरेंसिक ऑडिट की जो टीम है, जिसमें फोरेंसिक अकाउंटेंट्स हैं, फोरेंसिक ऑडिटर्स हैं, उन्होंने जितनी भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स थे उन सबको क्या किया? रिव्यू किया। जितने भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रिव्यू किया। उसके साथ साथ जो कंपनी के इनवॉइसेस हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, बैंक्स की स्टेटमेंट्स हैं, पेरोल रिकॉर्ड्स एम्प्लॉयज के हैं, मतलब सारी चीजें, चाहे वो बैंक की बैंक स्टेटमेंट्स हैं, चाहे वो एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड्स हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इनवॉइसेस हैं, दूसरे डॉक्यूमेंट है, सबको अच्छे से रिव्यू किया गया। और फोरेंसिक ऑडिट टीम ने ये पाया कि ये इरेगुलरिटीज होने जो है मिली है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे फर्स्ट उन्होंने ये पाया, इस एग्जाम्पल में, इस केस स्टडी में, ओवर बिलिंग। ऑडिट की टीम को, जो फोरेंसिक ऑडिट टीम थी, उन्होंने काफी सारे ऐसे इंस्टांसेस और एग्जांपल्स मिले उन्हें कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, जिसमें कंपनी के जो कॉन्ट्रैक्टर्स थी उन्हें जितनी पेमेंट होनी चाहिए थी उससे ज्यादा मिली है, और कई बार उन सर्विसेज के लिए उन्हें पेमेंट हो गई है जितनी बनती नहीं थी। अब देखो इससे क्या होगा? पेमेंट होनी चाहिए थी सपोज 2 लाख की, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं इसी में, लेकिन पेमेंट हुई हुई है $3,50,000 की। तो आपको नहीं लगता कि अगर हमारे एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, एक्सपेंसेस बढ़ने से प्रॉफिट क्या होता है? कम होता है ना? ठीक है। क्यों? क्योंकि जब हम अपने इस साइड हमारे क्या आते हैं? इनकम, इधर आते हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस जितने ज्यादा होंगे, ठीक है, तो हमारा जो भी टर्नओवर, इधर जो भी इनकम है, ये माइनस करके जो हमारा रिजल्ट है वो क्या बचेगा? कम बचेगा। तो प्रॉफिट क्या होंगे? कम होंगे। क्यों? क्योंकि हम अपने एक्सपेंसेस को क्या कर रहे हैं? एक्सपेंसेस को, अगर हम कॉन्ट्रैक्टर्स को ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं तो ओवरस्टेट हो जाएंगे। ठीक है, एक तो हमें ये रीजन मिल गया।
दूसरा, किकबैक्स। अब ये किकबैक्स का क्या मतलब होता है? थ्रू केयरफुल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस द ऑडिटर्स आइडेंटिफाई सस्पिशियस पेमेंट्स मेड टू वेंडर्स। जो सेलर्स हैं, ठीक है, जिनको पेमेंट्स करनी थी, उन्हें ये पाया गया फोरेंसिक ऑडिट टीम ने कि जो पेमेंट्स में उन्हें कुछ लगा कि इतनी कुछ हेरा फेरी हो रही है, स्पेशली सेलर्स को जो पेमेंट या सब कॉन्ट्रैक्टर्स को जो पेमेंट हो रही है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि अवॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट टू स्पेसिफिक वेंडर्स एट इन्फ्लेटेड प्राइसेस, कि कुछ कंपनी के जो एम्प्लॉयज थे दे वर रिसीविंग किकबैक्स। एग्जाम्पल के तौर पे ये कहा जा सकता है कि कंपनी का कोई मिस्टर धीरू था। मिस्टर धीरू क्या करता था? मिस्टर धीरू कमिटमेंट करता था कि मैं अब जिस कंपनी में काम करता हूँ, यही वाली जिसकी कंस्ट्रक्शन कंपनी की हम एग्जाम्पल की केस स्टडी की बात कर रहे हैं, कि मैं, ये वेंडर है मिस्टर वी, कि मैं सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं, सारा हम मटेरियल आपसे ही खरीदेंगे जो भी कंस्ट्रक्शन में हमारा यूज हो रहा है, लेकिन बस मुझे बदले में ना आप पेमेंट्स देते रहना, कमीशन वगैरह अंडर द टेबल, इससे कंपनी को भी नहीं पता लगेगा, आपका भी फायदा होगा। इट इज रेफर टू एज किकबैक्स। इसको क्या बोलते हैं? किकबैक्स। इससे भी एक्सपेंस बढ़ेगा तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, और क्या रीजंस हो सकते हैं जो कि पाए गए इरेगुलरिटीज? मिस यूज ऑफ कंपनीज फंड्स। आए दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पता नहीं है, कुछ जो मैनेजमेंट में पर्सन्स हैं वो लग्जरी वेकेशंस कर रहे हैं, एक्सपेंसिव डिनर्स कर रहे हो, कंपनी के नाम पे सारा जो है इनवॉइस वगैरह, वाउचर वगैरह रेज करके पूरा जो है बिजनेस में खर्चे क्लेम कर रहे हैं। तो आप मुझे बताइए, हमारा जो इनकम टैक्स जब हम उसकी कैलकुलेशन करते हैं, तो जब हम खर्चों को माइनस करते हैं, तो खर्चे कौन से होने चाहिए? जो बिजनेस से रिलेटेड हों। तो जो खर्चे बिजनेस से एक्चुअल में रिलेट नहीं करते हैं, अगर हम उनकी डिडक्शन लेते हैं, तो क्या वो लेजिटिमेट का मतलब होता है लीगल? तो वो क्या, वो लीगल है या इलीगल है? इलीगल है ना? तो ऐसे खर्चों को जब हम क्लेम करते हैं, तो तब भी हमारा नेट प्रॉफिट कम होगा। सो फाइनली, बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स ऑफ द फोरेंसिक ऑडिट, द कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टेक्स इमीडिएट एक्शन। जब उनके नॉलेज में ये सारी चीजें आती हैं, सो दे टर्मिनेट, उन एम्प्लॉयज को टर्मिनेट कर देते हैं जिन्होंने किकबैक्स वाले जो एम्प्लॉयज थे, जिन्होंने सेटिंग कर रखी है, और इंटरनल कंट्रोल्स और अच्छे बनाते हैं, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज कर दी है ना, एक पर्सन का काम दूसरा पर्सन काउंटर चेक करे, और मेजर्स लगाए, और उन पर्सन के अगेंस्ट वो लीगल एक्शन भी लेती है कंपनी जो कि क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। एक तरह से ये भी तो क्राइम ही है ना, कि कंपनी का जो बिजनेस एक्सपेंडिचर का खर्चा नहीं है, अगर आप उसे क्लेम करते हो, तो कल को कंपनीज को उसके जो है कॉन्सिक्वेंसेज, मतलब उसके जो प्रभाव हैं, वो कंपनी को जो है बियर करने पड़ेंगे, राइट? यहाँ पर हमारे साथ प्रदीप परमार ने एक चैट बॉक्स में क्वेश्चन पूछा है, इंटरनल ऑडिट कैन ऑडिट फोरेंसिक। नहीं, देखो, इंटरनल ऑडिटर्स जो हैं वो फोरेंसिक ऑडिटर्स के लिए स्पेशल टीम आती है। इंटरनल ऑडिटर्स का काम होता है कि सिर्फ और सिर्फ कुछ इरेगुलरिटीज को, नॉर्मल इरेगुलरिटीज को नॉलेज में डालना, लेकिन अगर ओवर एंड बियॉन्ड द लिमिट, अगर बहुत ज्यादा कुछ सस्पिशियन ट्रांजेक्शन्स होती हैं, तो फिर उनकी अलग से स्पेशलाइज टीम आती है। तो आई थिंक अब आपको आपके जो क्वेश्चन की क्वेरी मिल गई होगी आंसर। तो चलिए इसको कंटिन्यू रखते हैं। इन दिस एग्जांपल ऑफ फोरेंसिक ऑडिट हेल्प द कंपनी आइडेंटिफाई एंड एड्रेस फाइनेंशियल मिसकंडक्ट, रीस्टोर अकाउंटेबिलिटी एंड प्रिवेंट फ्यूचर ऑकरेंसेस ऑफ फ्रॉड। पता लगा कि फ्रॉड कहाँ पर था, आगे चल के वो दोबारा ना हो, और एक अकाउंटेबिलिटी भी डिफाइन कर दी कि आगे से अगर कुछ ऐसा होता है तो यू विल बी रिस्पॉन्सिबल। आप सीनियर मैनेजमेंट के अपने पर्सन अपॉइंट कर दिए, ठीक है? तो क्या आपको इस पर्टिकुलर, ये जो कंस्ट्रक्शन वाली हमने केस स्टडी ली, क्या यहां से आपको फोरेंसिक ऑडिट क्यों जरूरी है, इसकी रेलेवेंस पता लगी है, और इसकी डेफिनेशन? तो पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए चैट बॉक्स में। ठीक, अब बढ़ते हैं डेफिनेशन पे, वापस आते हैं। सो फोरेंसिक ऑडिट प्रोसीजर्स इट इंक्लूड इंटरव्यूइंग, इन्वेस्टिगेटिंग, प्लान एंड टेस्ट। फोरेंसिक ऑडिट प्रोसीजर्स में इंटरव्यू आप किससे करोगे? जो भी इंप्लॉयज हैं कंपनी की, इन्वेस्टिगेशन करोगे, उसके लिए एक डॉक्यूमेंटेशन करोगे, प्लान बनाओगे, है ना? तो जो एंगेजमेंट्स हैं इसके लिए, फोरेंसिक ऑडिट के लिए, इट इन्वॉल्व फ्रॉड, लिटिगेशन सपोर्ट, एक्सपर्ट विटनेस टेस्टिमोनी, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। जब भी हम आगे चल के और डिटेल में इसको पढ़ेंगे, कहने का क्या मतलब है कि फ्रॉड जहां पे इन्वॉल्व है, तो वहां पर उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं ना, कौन कौन जो भी फ्रॉड हुआ है
उसके विटनेसेस कौन कौन है, अगर किसी के नॉलेज में वो चीज़ है, और उसके क्या सिविल और क्रिमिनल लीगल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। तो ये सारी चीजें जो है हम फोरेंसिक ऑडिट में इसकी कवरेज करते हैं। ऑडिट का देखो प्राइमरीली फोकस होता है नॉट ओनली ऑन प्रेजेंटिंग ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रादर देन द मेन मोटिव इज टू प्रोड्यूस एज एन एविडेंस इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। अगर हम फोरेंसिक ऑडिट की बात करें, ठीक है, फोरेंसिक ऑडिट का मेन मोटिव होता है कि अगर हमें कोर्ट में पेश करना हो कोई प्रूफ, तो किस तरह से हम उसे जो है कोर्ट में एज एन एविडेंस प्रोड्यूस करेंगे। अब जैसे कि बिजनेस एक्सपेंस वाला हमने यहाँ पर लिया था, है ना, बिजनेस के खर्चे हैं ही नहीं, एक्सपेंसेस जो है आप इंटरनेशनल टूर्स दिखा रहे हो, वो सारे खर्चे जो कि इलीगल है, तो इलीगल ना, बिजनेस के लिए जो खर्चे नहीं बनना चाहिए आप उसे क्लेम कर रहे हो, तो वो इलीगल है ना। हैवी ट्रांजैक्शन है जिसकी वजह से सपोज वो कंपनी अगर लिस्टेड कंपनी है, ठीक है, उसके शेयर्स पब्लिकली लिस्टेड है, जनरल पब्लिक ने सब्सक्राइब किए हुए हैं, तो पब्लिक का पैसा लगा है, तो फिर उसमें फोरेंसिक ऑडिट अगर हो रहा है, तो आपको नहीं लगता कि सारे जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, वो कहीं ना कहीं उनका इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, तो वो भी अफेक्ट होंगे। तो कोर्ट में भी इसकी बात जाएगी, है ना, कि खर्चे ज्यादा क्लेम करके उन्हें जो है ना डिविडेंड मिल रहा है, ना रिजर्व में कुछ उनका जो अप्रिसिएशन हो रहा है इन्वेस्टमेंट के अमाउंट में, शेयर होल्डर्स ने जो भी इन्वेस्ट करा हुआ कंपनी के अंदर, ठीक है। तो ये फिर जो बिजनेस के खर्चे इलीगल हैं और जिसने ये हेरा फेरी करी है, उसको हम फिर कोर्ट में इसलिए लेकर जाएंगे, कोर्ट में घसीटेंगे उन पर्सन्स को और इस फ्रॉड को, ताकि कंपनी जो है वो अपना अच्छे से ये कर पाए कि कंपनी जो है वो रिस्पॉन्सिबल उस चीज के नहीं थी, ये ग्रुप ऑफ पर्सन्स रिस्पॉन्सिबल थे, उन्हें उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उन कंपनी के लोगों के खिलाफ, कंपनी पर्सनल जो उसमें फ्रॉड में इन्वॉल्व थे। इसी को हम बोलते हैं फोरेंसिक ऑडिट। अब आप आई थिंक थोड़ा सा भी, बहुत डिटेल में तो नहीं, बट आपको आइडिया लग गया होगा कि फोरेंसिक ऑडिट क्या है और क्यों इसकी फिर आगे इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। अब आगे बात करते हैं। हमने बोला कि ठीक है, आपको अच्छे से सारी चीजों का डिटेल्ड एनालिसिस करना है, तो स्टेप्स कहाँ से शुरू होते हैं इन्वेस्टिगेशन के। तो अब हम पढ़ेंगे इन्हीं को डिटेल में कि इन्वेस्टिगेशन के स्टेप्स कहाँ से शुरू होते हैं। इनिशियल असेसमेंट। The company's internal audit team conducts an initial assessment to gather information about suspected fraud. तो पहला स्टेप क्या हो गया? गैदर इंफॉर्मेशन, सारी की सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना। आपको किसी कंपनी के अंदर फोरेंसिक ऑडिट करना, इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो बिना किसी इंफॉर्मेशन के क्या आप कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इन्वेस्टिगेशन का पहला स्टेप क्या है? इंफॉर्मेशन, जानकारी इकट्ठी करना। किससे रिलेटेड? कि फ्रॉड कौन सा हुआ है, कहाँ कहाँ फ्रॉड हो सकता है, जैसे कि नेचर के तौर पे कहाँ इरेगुलरिटीज पाई गई हैं, कौन कौन इसके अपराधी हो सकते हैं, परपेट्रेटर्स, और इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, फाइनेंशियल अकाउंट्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि प्रदीप परमार का, इफ इंटरनल ऑडिट नॉट ऑडिट इन फोरेंसिक ऑडिट देन व्हाई वी स्टडीइंग फोरेंसिक ऑडिट। नहीं नहीं, ये देखो ऑडिट का तो पार्ट है ना, मोर और लेस क्या होता है कि जो स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल है, मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ। अब यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन आया तो उसको डिटेल में पढ़ते हैं कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। अगर ये फोरेंसिक ऑडिट सीआईए में क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज ये आपका करिकुलम का पार्ट है, इसमें से फोरेंसिक ऑडिट से रिलेटेड स्पेशली ज्यादा इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, और क्यों इसको करिकुलम का भी पार्ट बनाया गया है। देखिए, इरेगुलरिटीज कौन फिगर आउट करेगा रेगुलर लेवल पे? फोरेंसिक ऑडिटर या इंटरनल ऑडिटर? बी क्विक, कौन फिगर आउट करेगा? इंटरनल ऑडिटर, यस और नो? लेकिन फिर आगे इंटरनल ऑडिटर जब इसे इरेगुलरिटीज को फिगर आउट कर लेगा, तो क्या ये इंटरनल ऑडिटर ये बता सकता है कि उसमें अपराधी कौन है? क्या डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन कर पाएगा? नहीं। डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन आगे फोरेंसिक टीम करेगी, लेकिन बताया किसने, नॉलेज में कौन लाया, इरेगुलरिटीज किसने बताई? अब आपको थोड़ा बहुत इसका आइडिया हुआ है प्रदीप परमार कि क्यों, क्या रोल है, क्यों उसको करिकुलम का पार्ट बनाया गया? क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में वो भी इन्वॉल्व रहता है, वो उसका बेस बनता है, आधार बनता है आगे स्पेशलाइज्ड टीम को अपॉइंट करने के लिए, अगर इरेगुलरिटीज फिगर आउट की जाती हैं। चलिए, और इन्वेस्टिगेशन में से क्वेश्चंस भी आते हैं। फॉर्मेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन टीम।
स्पेशलाइज्ड टीम, जैसे कि हम ऊपर भी पढ़ के आए थे, जिसमें फोरेंसिक अकाउंटेंट्स होंगे, फोरेंसिक ऑडिटर्स होंगे, उनकी एक टीम बिल्ड करते हैं, फ्रॉड के एग्जामिनर्स जो लीगल एक्सपर्ट्स होते हैं, जो कि लीड करेंगे इन्वेस्टिगेशन को, मतलब जो चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव होगा, जो मतलब वहां पर जो उनके जो भी ग्रुप ऑफ पीपल होंगे, उनमें जो सीनियर मोस्ट पीपल होंगे। इस टीम का काम क्या है? सारे सबूत इकट्ठे करना, कलेक्टिंग एविडेंस, सारा फाइनेंशियल डेटा को अच्छे से एनालाइज करना और ये देखना कि फ्रॉड किसने किया है, बाय हुम। इन्फॉर्मेशन, हम बार बार कह रहे हैं कि पहला स्टेप इन्वेस्टिगेशन का यही है कि इन्फॉर्मेशन को आप इकट्ठा कीजिए, बट द पॉइंट इज कि कौन सी इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन किससे रिलेटेड? जो स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल आएंगे, टीम आएगी फोरेंसिक की, अकाउंटेंट्स और ऑडिटर्स की, कि फाइनेंशियल डेटा को एनालाइज करेंगे और उसमें से जो उनके लिए इन्फॉर्मेशन डेटा रेलेवेंट है वो इन्फॉर्मेशन बनेगा, उसका सबूत इकट्ठा करेंगे और ये फिगर आउट करेंगे कौन फ्रॉड कर सकता है। और ये सारी चीजें वो करेंगे कैसे? इन्फॉर्मेशन जब उन्हें पता लगी, वो डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करेंगे, है ना, जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होगी, बैंक स्टेटमेंट्स होगी, रिकॉर्ड्स हो गए, बैंक रिकॉर्ड्स, इनवॉइसेस, कॉन्ट्रैक्ट्स, कंपनी ने किस किस को ईमेल भेजी है, किस, फॉर एग्जाम्पल कोई कंस्ट्रक्शन का, वो जैसे वो वाला एग्जाम्पल कर रहा था, क्या कोटेशन आया है, फाइनली किस कोटेशन पे ईमेल किया गया कि पेमेंट होगा, कंपनी के जो इंपॉर्टेंट पर्सन हैं उनसे भी इंटरोगेशन करना। कई बार क्या होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पीपल होते हैं वही फ्रॉड में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, तो उनसे भी नेसेसरी क्वेश्चंस पूछना। तो हमारा इसमें काम क्या है? टू गैदर इंफॉर्मेशन, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन को गैदर करना, इकट्ठा करना। अगर कोई अपराधी पाया गया है, कंपनी का एम्प्लॉय, तो उसे कन्फेशन कराना, और उसका अगर कोई विटनेस हमें दिखता है जो इस चीज की पूर्ति कर पाए कि यस दैट्स द पर्सन हु इज कल्प्रेट, उसकी वजह से फ्रॉड हुआ है, तो उसको हम लाइमलाइट में ला पाए। बट हम पढ़ रहे हैं सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर का करिकुलम, सो डोंट यू थिंक सो कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में हमें ये फिगर आउट करना है कि क्या क्या डेफिशिएंसीज हैं, किन की वजह से जो फ्रॉड हो सकता है या फ्रॉड कैसे हो सकता है, हमें क्या फिगर आउट करने पड़ेंगे? उस ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कंट्रोल्स कैसे हैं, राइट? क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन टीम है फोरेंसिक अकाउंटेंट्स और ऑडिटर्स की, वो ये इवेलुएट करेगी, ये पता लगाएगी इफेक्टिवनेस ऑफ द कंपनीज इंटरनल कंट्रोल्स, जैसे कि वहां पर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी है कि नहीं, ठीक है, और अगर वहां पर अच्छे से कंट्रोल नहीं लगे हुए तो वहां फ्रॉड होने के चांसेस भी हैं। तो ऐसे वो फिर आगे फ्यूचर कोर्स ऑफ टाइम के लिए रिकमेंडेशन दे पाएंगे। अगर अभी इंटरनल कंट्रोल अच्छे नहीं लगे गए, तो वो इवन वो जो टीम आएगी फोरेंसिक अकाउंटेंट्स और ऑडिटर्स की, वो आगे के लिए भी आपको रिकमेंडेशन देगी कि यहाँ पर फ्रॉड होने के चांसेस, सपोज एक आपकी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वेंडर से फ्रीक्वेंटली जो भी हम मतलब कंस्ट्रक्शन आगे जो माल वगैरह लेते हैं, वहां पर ये पाया गया कि भाई आप ओवर पेमेंट कर रहे हो, ओवर बिलिंग हो रही है, तो वहां पर कंट्रोल के लिए आप डबल ऑथराइजेशन कर दो, ड्यूअल ऑथराइजेशन। एक पर्सन ऑर्डर प्लेस करेगा, दूसरा इनवॉइस रेज करेगा, और इनवॉइस भी फिर सीनियर मैनेजमेंट से अप्रूवल होना चाहिए। तो वहां पर आप थोड़े नॉर्म्स क्या बना दो, प्रोसेस क्या बना दो, और स्ट्रिंजेंट बना दो, ताकि फ्रॉड ही ना हो पाए। देन कोऑर्डिनेशन विद द लीगल अथॉरिटीज। अब आप कहोगे कि मैम अभी तक तो पूरा अच्छे से समझ में आ रहा था, अब ये लीगल अथॉरिटीज कहाँ से आ गई? बहुत रेलेवेंट है, ध्यान से सुनिएगा। इफ क्रिमिनल एक्टिविटी सस्पेक्टेड, अगर सपोज ऐसा कुछ अपराध पाया गया जो कि विच इज अगेंस्ट द आइज ऑफ लॉ, लॉ की नजर में वो अपराध है, क्रिमिनल एक्टिविटी है, तो हमें लीगल काउंसलर से भी, जो फोरेंसिक टीम है उसको वो थर्ड पार्टी काउंसलिंग लेनी पड़ेगी, वो उनको कंसल्ट करना पड़ेगा, ताकि सिविल लिटिगेशन में ऑल्सो भी परस्यू टू रिकवर डैमेजेस एंड एसेट लॉस ड्यू टू द फ्रॉड। अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसकी वजह से हमें नुकसान हुआ है एज ए कंपनी, तो हम उसके खिलाफ कार्यवाही कर सकें कोर्ट में और सबूत पेश कर सकें। इसलिए थर्ड लीगल काउंसलर से भी हमें एडवाइस लेनी पड़ सकती है। एम्प्लॉय डिसिप्लिन एंड रेमेडियल एक्शंस बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, disciplinary actions are taken against employees found to have participated in the fraud. This may include termination of employment. Obviously जो अपराधी पाए गए, एक तो उन्हें कंपनी से बाहर कर दीजिए, बिल्कुल उन्हें रहने का कोई हक नहीं है। या फिर जो इसके अलावा उन्होंने जो भी फंड्स की हेरा फेरी करी है, उन्हें बोलो कि उसकी भरपाई करें, सीधी तरह से मान रहे हैं ठीक है, नहीं तो कोर्ट में लेके जाइए। और फ्यूचर में ऐसा ना हो, तो इसकी पॉसिबिलिटी देखो, ना होने की पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल आप 100% नहीं कह सकते, हाँ बहुत कम हो पॉसिबिलिटी फ्रॉड होने के लिए, तो उसके लिए और अच्छे इंटरनल कंट्रोल्स आप लगा दिए, मिटिगेट मतलब कम करने के लिए।
देन है कम्युनिकेटिंग एंड रिपोर्टिंग। थ्रू आउट द इन्वेस्टिगेशन, पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान regular updates are provided to the senior management and the board of directors to ensure transparency and accountability. A final report summarizing the investigation findings, conclusions and recommendations is prepared and distributed to the stakeholders. यहाँ पर दो पॉइंट सामने आते हैं, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 1 हमें क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। पॉइंट नंबर 1 किससे रिलेटेबल है, वो ये कहता है पॉइंट नंबर 1 कि जब भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड, जो भी उसके अपडेट्स हैं किसको देने हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को और सीनियर मैनेजमेंट को, इन्वेस्टिगेशन के दौरान स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। लेकिन अगर एक बारी जो बड़ा फ्रॉड हुआ था उसकी अगर क्या हुआ है, उसकी अगर फाइनल रिपोर्ट जब बनी है, फाइनल रिपोर्ट वो किसको जाएगी, अगर कंपनी जो है आगे उसके पब्लिकली शेयर्स जो है लोग वो लेते हैं, तो उसकी फाइनल रिपोर्ट सारे के सारे स्टेक होल्डर्स को भी डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए ताकि उनके भी नॉलेज में रहे, उनका भी पैसा जो है वो उस कंपनी में लगा हुआ है। फाइनल रिपोर्ट उनको जाएगी इन्वेस्टिगेशन के दौरान, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक क्या होगा, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सीनियर मैनेजमेंट को सारे अपडेट्स जाएंगे। आगे अगर हम बात करें, ध्यान से सुनिएगा, फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन की। सो इन्वेस्टिगेशन गैदर्स सफिशिएंट इंफॉर्मेशन टू डिटरमाइन कि फ्रॉड हुआ है, फ्रॉड कहाँ हुआ है, कौन उसमें इन्वॉल्व था, कैसे हुआ है, तभी हम प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर पाएंगे, किसने किया, कब किया, कैसे किया, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। सो फाइनली वी कैन से इट शुड डिस्कवर द फुल नेचर and extent of the fraud. Internal auditors, lawyers, and other specialists usually conducting fraud investigations. अब आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि इंटरनल ऑडिटर्स इसमें फोरेंसिक में इन्वॉल्व नहीं होते, वो डेफिनेटली उसमें असिस्ट करते हैं, लॉयर्स असिस्ट करते हैं, आगे क्रिमिनल कुछ एक्टिविटी होती है तो अब डेफिनेटली फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन जो सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनर्स होते हैं, सर्टिफाइड फ्रॉड ऑडिटर्स हैं, सर्टिफाइड फ्रॉड अकाउंटेंट्स हैं, आप डेफिनेटली उनको भी जो है उनकी हेल्प ले सकते हैं, कंसल्टेंसी लेंगे, उन्हें इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व करेंगे। और आपको ये चीज़ इंश्योर करनी है कि जहां पर भी वो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लॉज को वो भी ध्यान में रखें, और जो भी ऑडिटर्स हैं दे शुड वर्क इफेक्टिवली एंड लीगल काउंसिल एंड बिकम फैमिलियर विद द रेलेवेंट लॉज। अब ऐसा क्यों कहा गया है, एक एग्जाम्पल भी लेके समझेंगे, फटाफट से इस लाइन को कवर करने की कोई भी जल्दी नहीं है मुझे। ध्यान से समझिए, the auditors they should work effectively with legal counsel and become familiar with the relevant laws। क्यों एक ऑडिटर को, सपोज अगर वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सपोज एक ऐसे इंडस्ट्री में है या ऐसी सिटी में है जहाँ के लोकल जो लॉज हैं अगर वो ऑडिटर्स को नहीं पता होंगे, तो क्या वो उस कंपनी में, उस कंपनी को कौन कौन से सेक्शंस अबाइड करने हैं, कौन कौन से लॉज उस पे लग रहे हैं, क्या वो अच्छे से उसको जस्टिफाई कर पाएंगे, नहीं। तो इसलिए, और अगर उनको खुद अच्छे से नहीं पता तो वो आगे लीगल काउंसलर से, सॉलिसिटर से, एडवोकेट से, लॉयर से कंसल्टेंसी लेके पूरा उन्हें देखना पड़ेगा उस कंपनी पे जो भी लॉज लगते हैं वो कंप्लाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगर बात की जाए फ्रॉड की इन्वेस्टिगेशन के दौरान, तो ये समझना असेंशियल है कि फ्रॉड किसने किया, हु, फ्रॉड कौन कर रहा है, बाय हुम, किस तरह का फ्रॉड है, कैसे कमिट हो रहा है, और लॉस के एक्सपोजर्स क्या क्या हैं। तो जब भी हम फ्रॉड की बात करते हैं तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी फ्रॉड के विद रिस्पेक्ट टू उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कि फ्रॉड किसके द्वारा हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहां पर हो रहा है, और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि जब आपको ये सारे क्वेश्चन का एज अ फोरेंसिक ऑडिटर टीम या फोरेंसिक अकाउंटेंट्स टीम या सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनर, जो जो भी ग्रुप ऑफ पीपल उसमें इन्वॉल्व है, अगर ये सारी चीजों के क्वेश्चन के अगर आपको आंसर्स मिल गए तो आपका इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस है वो स्मूथ हो जाएगा। चैट बॉक्स में अभी कुछ मैसेजेस आए हुए हैं तो मैं एक बार सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लूं, देन आई विल कम बैक टू योर क्वेरी। मैनेजमेंट इंप्लीमेंट्स कंट्रोल्स ओवर द इन्वेस्टिगेशन। They include developing policies and procedures,
preserving evidence, responding to the results, reporting, communication. These matters may be documented in a fraud policy that internal auditors may assist in evaluating. धीरे धीरे बढ़ते हैं आगे। वो ये कहना चाहते हैं कि जब हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं ना, जो फ्रॉड की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, वो तो एक स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल कर रहे हैं, राइट? तो उसमें जो हमारी मैनेजमेंट है, वो ऐसे कंट्रोल्स को एग्जीक्यूट करेगी इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि वो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स डिफाइन करेगी, जितने भी एविडेंसेस मिल रहे हैं, प्रूफ मिल रहे हैं, उसको प्रिजर्व करके रखेगी। जो भी रिजल्ट्स, उनको जो सजेशंस मिल रहे हैं, अगर स्पेशलाइज्ड टीम कह रही है कि आपके ये ग्रुप ऑफ पर्सन के ऊपर हमें शक है, तो अकॉर्डिंगली उन्हें रिस्पॉन्ड भी करना पड़ेगा ताकि कल्प्रिट को फिगर आउट कर लिया जाए कि वो फ्रॉड किसने किया है। और ये सारी चीज़ों का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगा, ठीक है? और जो इंटरनल ऑडिटर्स हैं, उसमें वो असिस्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। देन हमने बोला कि पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, ऊपर टर्म यूज करके आए ना कि मैनेजमेंट को पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स डेवलप करने पड़ेंगे, यही पढ़ के आए हैं ऊपर। मैनेजमेंट को पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स डेवलप करने हैं, बट द पॉइंट इज कि कौन से प्रोसीजर्स, किस तरह के, कि एक इंडिविजुअल्स के क्या राइट होते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय की बात की जाए, उसके अलावा जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है उसकी क्वालिफिकेशन है, क्या है, वो सही पर्सन कर रहा है, क्या लॉज लग रहे हैं, और जो एम्प्लॉयज अपराधी पाए गए उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा, ठीक है? या फिर लीगल मेजर्स किस तरह के लिए जाएंगे। यानी कि जब कोई कंपनी की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है ना, तो वहां पर मैनेजमेंट जो है, इवन ये कंपनी के चार्टर में भी ये चीज लिखी होती है, कंपनी के जो बाईलॉज होते हैं, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जब कंपनी बनती है एक्चुअल में, जब उसका रजिस्ट्रेशन होता है, कि अगर कोई, ये हमारे कंपनी के रूल्स हैं, अगर उन रूल्स को कोई नहीं फॉलो करेगा उसके खिलाफ ये एक्शन लिया जाएगा, ठीक है? तो मैनेजमेंट ये चीज जब इन्वेस्टिगेशन हो रही है ना, तब भी ये देखेगी कि कंपनी ने जो पॉलिसीज और प्रोसीजर्स बनाए हैं वो अच्छे से फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उनके बाईलॉज के अकॉर्डिंगली। बाईलॉज क्या है, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, जैसे हमारा एक सिंपल सा इंडिया के पर्सपेक्टिव से एग्जांपल लेते हैं, देन आई विल कम बैक टू द पॉइंट नंबर 3। हमारे इंडिया में जो पूरा हमारे गवर्निंग जो लॉज वगैरह है, किससे चलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, है ना? तो वैसे ही एक कंपनी का, कोई भी कंपनी है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? उसका मेमोरेंडम, एमओए होता है। और किसी भी कंट्री में, जैसे इंडिया है, उसके जो भी रूल्स, रेगुलेशंस, लॉ कौन बनाता है? पार्लियामेंट में जो अप्रूव होता है उसके बाद लॉज बनते हैं। ऐसे ही कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जो भी चीजें मेंशन्ड हैं, तो वहां से एक विजन मिलता है कि अगर कभी इन्वेस्टिगेशन होगी तो ये पॉलिसीज हम बना सकते हैं, ये मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं। तो इन आर्टिकल्स की मैं बात कर रही थी, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की। अब अपने पॉइंट नंबर 3 पे वापस आते हैं। Authority and responsibilities of those involved in the investigation, especially the investigator and the legal counselor, should be clear. मतलब कहने का क्या मतलब है, एक चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जब हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जो इन्वेस्टिगेटर है, मेन इन्वेस्टिगेटर, चाहे वो सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनर है, चाहे वो कोई फोरेंसिक अकाउंटेंट है, फोरेंसिक ऑडिटर है, या जो भी ग्रुप ऑफ पीपल है जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ठीक है? वो अगर वो किसी लीगल काउंसलर से, जैसे लॉयर से, एडवोकेट से कोई एडवाइस ले रहे हैं, तो उनकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप शुड बी क्लियर। इसका क्या मतलब है? यानी कि कंपनी की पॉलिसी के अंदर ये चीज है कि जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी ग्रुप ऑफ पीपल इन्वेस्टिगेशन करेंगे कंपनी की किसी भी सिचुएशन में, तो वो थर्ड पार्टी जैसे लॉयर्स वगैरह से लीगल मैटर से रिलेटेड एडवाइस ले सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वेस्टिगेटर्स की ही है। तो इसी को हम बोलते हैं कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप क्लियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप किस हद तक दूसरी से काम करवा सकते हो, और अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन रहेगा, इसी को बोलते हैं अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। आगे बढ़ते हैं। इंटरनल कम्युनिकेशंस अबाउट एन ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन शुड बी मिनिमाइज्ड। अब ऐसा क्यों कहा गया है कि जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसके बारे में कम से कम लोगों को पता हो? क्योंकि जो जिसने फ्रॉड किया, डोंट यू थिंक सो, वो क्या हो जाएगा? अलर्ट हो जाएगा वो, राइट? इसलिए कम्युनिकेशन मिनिमम उसके विद रिस्पेक्ट टू होना चाहिए। और जो पॉलिसी है,
पॉलिसी और प्रोसीजर्स जो कंपनी के हैं, इट शुड स्पेसिफाई कि इन्वेस्टिगेट जो कर रहा है इन्वेस्टिगेशन, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो ये डिटरमाइन करके दे कि फ्रॉड कमिट हुआ है, और अगर हुआ है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में फ्रॉड जो अक्कर हुआ है, फ्रॉड एक्चुअली में जो हुआ है, कितने का हुआ है, मैनेजमेंट को आगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल भी लूंगी। मैनेजमेंट डिसाइड्स वेदर टू नोटिफाई द आउटसाइड अथॉरिटीज और नॉट। अब आप कहोगे कि मैम उनकी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉड हुआ है ना, अब आउटसाइड अथॉरिटीज को रिपोर्ट करने की बात कहाँ से आई? छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे इंडिया में क्या है कि अगर कोई फ्रॉड का जो भी अमाउंट है, अगर 10,000 से लेके 1 लाख के बीच में है तो आपको लोकल पुलिस को बताना पड़ता है, और अगर 10 मिलियन से ज्यादा, 10 मिलियन इंडियन रुपीज से ज्यादा का फ्रॉड हो गया ना, तो आपको गवर्नमेंट को भी के भी नॉलेज में लाना पड़ता है। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, ये मैंने आपको कुछ नॉर्म्स बताए हैं, प्रीवेलिंग नॉर्म्स। तो इसी को हम क्या बोलते हैं कि आउटसाइड अथॉरिटीज जैसे गवर्नमेंट होगी, पुलिस को होगी, आगे मैनेजमेंट को इन लोगों को भी इन्फॉर्म करना मैंडेटरी हो जाता है अगर फ्रॉड का अमाउंट बहुत बड़ा हुआ हो। तो क्या अब आप इस लाइन का मतलब समझ पा रहे हैं? मैनेजमेंट डिसाइड्स वेदर टू नोटिफाई आउटसाइड अथॉरिटीज और नॉट, कि आउटसाइड अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करने की जरूरत है कि नहीं, वो फिर वहां के अपने लॉस चेक करेंगे एंड अकॉर्डिंगली फिर आगे देखा जाएगा तो क्या आगे लोकल पुलिस को, गवर्नमेंट को आगे रिपोर्ट करना चाहिए कि नहीं। बट लेट मी टेल यू कि अगर हम बात करें रिस्पॉन्सिबिलिटी के विद रिस्पेक्ट टू किसकी, रिस्पॉन्सिबिलिटी की, सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंटरनल ऑडिट एक्टिविटी फॉर इन्वेस्टिगेशन शुड बी डिफाइंड इन इट्स चार्टर, कंपनी के पॉलिसीज और प्रोसीजर्स में। ठीक है, कि फ्रॉड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स क्या रहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे इंटरनल ऑडिटिंग में बी प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल, है ना। जैसे अब जैसे कि प्रदीप परमार ने हमसे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि मैम हम सीए के करिकुलम में फोरेंसिक ऑडिट पढ़ क्यों रहे हैं, अगर फोरेंसिक ऑडिटर डिफरेंट होते हैं, इंटरनल ऑडिटर डिफरेंट होते हैं। देखो वो असिस्ट तो अल्टीमेटली करता है और नॉलेज में भी वही लेकर आता है ना, अगर डिस्क्रिपेंसी नजर आती है वो मैनेजमेंट को बताता है। तो इस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी यहाँ तक तो जरूर होती है नॉलेज में बात लेकर आने की। And avoid involvement because of it's responsible for assessing the investigation, so lack resources. Any role is acceptable if it is effect on the independence is recognized and management appropriately. इंडिपेंडेंस की बात कहाँ से आ गई? अब मैम अब आप ये क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो? जो पर्सन इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व होंगे ना, उनका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंपनी से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। क्यों? वाई सो? क्योंकि अगर वो कंपनी से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड है, डायरेक्टली कोई उनका रिलेटिव कंपनी में लगा है या फिर उन्होंने उस कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं, तो आपको नहीं लगता कि बायसनेस आ जाएगी, वो बायस्ड हो जाएंगे इन्वेस्टिगेशन में? इसलिए वो कह रहे हैं कि वो इंडिपेंडेंस वहां पर होनी चाहिए, जो हम यहाँ पर पढ़ के आए हैं। आगे बढ़ते हैं। इंटरनल ऑडिटर्स टिपिकली नॉट ओनली असेस इन्वेस्टिगेशंस but also advise management about the process including control improvements। अब वो ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे इंटरनल ऑडिटर है ना, वो इन्वेस्टिगेशन को असेस ही नहीं करते, सिर्फ ये तो बताते ही बताते हैं कि यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन होने की जरूरत है, होनी चाहिए। इसके साथ साथ वो मैनेजमेंट को आगे का प्रोसेस बताता है कि हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, किस तरह से हमें आगे टीम को हायर करना चाहिए इन्वेस्टिगेशन के लिए। To be proficient, fraud investigation teams must obtain sufficient knowledge of fraud schemes, investigation methods, applicable law। ये हम पहले भी लॉ का कि उन्हें नॉलेज होना चाहिए पढ़ के आ चुके हैं। और जो हम इंटरनल ऑडिटिंग की बात करें, ये इन हाउस स्टाफ भी हो सकता है और आउटसोर्स भी हो सकता है। और जो हमारे ऑब्वियसली इन्वॉल्व डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे जो इंटरनल ऑडिटर के जो टीम मेंबर्स है वो भी, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन तो वो बताएंगे ना, वो रेगुलरली ऑडिट कर रहे हैं, उनके हाथ में सारी नॉलेज है, तो वो भी तो उसमें असिस्ट करेंगे। आगे हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन प्लान की। देखो, हर इन्वेस्टिगेशन के लिए इन्वेस्टिगेशन प्लान डेवलप होता है एंड द लीड इन्वेस्टिगेटर डिटरमाइंस द नॉलेज, स्किल्स एंड अदर कॉम्पिटेंस नीडेड। अब एक पर्सन तो पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। क्या आपको लगता है कि एक पर्सन कर सकता? नहीं, इसमें ग्रुप ऑफ पीपल रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए उनका क्या स्किल होना चाहिए, क्या नॉलेज होना चाहिए, वो सारा असेस करते हैं। इन्वेस्टिगेशन प्लान या प्रोसेस की अगर बात की जाए, इसमें जैसे हम इंडिपेंडेंस का पढ़ के आए थे, राइट, उसी को बोलते हैं कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इंडिपेंडेंस मेंटेन होगी तभी वो अच्छे से इन्वेस्टिगेशन कर पाएंगे।
और ये सारी चीज़ें हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं कि उन्हें सारे गैदर करने पड़ेंगे, एविडेंस इकट्ठे करने पड़ेंगे, इंटरव्यूज़ लेने पड़ेंगे एम्प्लॉयज़ से, डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से देखना पड़ेगा, लीगल रूल को देखना पड़ेगा, फ्रॉड का इम्पैक्ट क्या है, एक्सटेंट ऑफ फ्रॉड, कहाँ तक फ्रॉड इन्वॉल्व्ड है, फ्रॉड किसने किया है, उसका कारण क्या है फ्रॉड का, कौन-कौन फ्रॉड में इन्वॉल्व्ड हो सकते हैं, वही सारा अभी इसमें इन अ नटशेल वो रेपिटेशन आया है। अब आगे अगर बात की जाए, जितने भी हम सबूत इकट्ठे करते हैं, दे शुड बी रिकॉर्डेड क्रोनोलॉजिकली इन अ लॉग और इन्वेंटरी। एक सीक्वेंस में उनका पूरा रिकॉर्ड रखना है कि ये हमें ये वाला लेटर मिला, इससे हमें ये ट्रेस होके चीज़ मिली, फिर हमने कॉरेस्पॉन्डिंगली ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ये चीज़ चेक करी, ये फाइनेंशियल रिकॉर्ड चेक करे, हमने कंप्यूटर में एंट्री करके देखी, ठीक है? तो हर चीज़ का प्रॉपर जो है क्रोनोलॉजिकली उसके ट्रेसेस, इसे हम जैसे ऑडिट ट्रेल कहते हैं, सारे एविडेंसेस प्रॉपर मैनर में हमने ऑर्गेनाइज करने हैं। एंड इसके साथ-साथ कोई अगर आपको कोई कस्टमर या फिर वेंडर की इंफॉर्मेशन मिली है, जैसे कस्टमर को कितनी पेमेंट उनसे रिसीव हुई है, कितने वेंडर को गई है, तो उसके भी सारे रिकॉर्ड्स आप अच्छे से मेंटेन करेंगे, इन्वेस्टिगेशन में सारे एविडेंस को ऑब्टेन करेंगे। पब्लिक रिकॉर्ड्स, फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स और बिजनेस रजिस्ट्रेशंस फाइल्ड विद द गवर्नमेंट एजेंसीज, जो कि ज़रूरी हैं उसको सपोर्ट करने के लिए, मतलब जितने भी सबूत हैं, जो एविडेंस हैं, जितने भी हैं रिक्वायर्ड, उनको प्रॉपर्ली आप डॉक्यूमेंट करेंगे और एक प्रॉपर सीक्वेंस में, ताकि उसकी ऑडिट ट्रेल अच्छे से हो पाए, सीक्वेंस में मेंटेन करेंगे। इवन आपने कोई उनकी वेबसाइट से इंफॉर्मेशन ली है, कंपनी के न्यूज़ आर्टिकल से ली है, या किसी आपको सोशल साइट से, सोशल नेटवर्किंग साइट आप कहोगे कि मैम कहाँ से आ गई कंपनी में, कुछ एम्प्लॉय जिसके खिलाफ फ्रॉड लगता है, उसने एक मिस्टर जेड है, सैलरी तो इस महाराज की 1,50,000 पर मंथ आ रही है, अभी-अभी इसने 4 करोड़ की गाड़ी खरीदी है और इसको सोशल फेसबुक पे डाल दी है, वो गाड़ी खरीद के। तो यहाँ पर हमारे ऑडिटर साहब ने भी उसको ढूँढ लिया है फेसबुक पे और ये गाड़ी की फ़ोटो देख ली है। तो सबसे पहला शक क्या इस पे ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? इनकम के बियॉन्ड कहाँ से इतनी 4 करोड़ की गाड़ी खरीद के बैठ गए, वो भी कैश में। उन्होंने वो, क्योंकि जब भी आप कोई गाड़ी खरीदते हैं, तो आप उसका देखो, अगर आप उसकी पेमेंट चाहे आप इंस्टॉलमेंट्स में कर रहे हो, चाहे आप लमसम कर रहे हो, पैन वगैरह की डिटेल्स आपकी जाती हैं। इसीलिए तो वो लेते हैं। आगे चलकर अगर टैक्स अथॉरिटीज़ को या फिर ऑडिटिंग के पर्सपेक्टिव्स को या फिर आगे कुछ भी ऑडिटिंग, कुछ भी आगे इन्फॉर्मेशन हो, तो वो आगे से ट्रेस कर पाएँ। तो ये बंदा तभी तो पकड़ में आएगा। इसको हम क्या बोलेंगे? फ्रॉड जिसने किया है, ठीक है? आगे अगर बात की जाए इन्वेस्टिगेशन की, इट शुड बी कोऑर्डिनेटेड विद द मैनेजमेंट। लीगल काउंसलर, लॉयर से कंसल्ट करेंगे या जो भी सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनर जो है, स्पेशलिस्ट जो होते हैं, उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको बहुत ध्यान से समझनी पड़ेगी, investigators need to be prudent, consistent, and knowledgeable of the rights of the persons within the scope of the investigation and the reputation of the organization itself. उन्हें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कौन सी हमने इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को देनी है, जो मैंडेटरी है, जो रिक्वायर्ड है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था 10 मिलियन फ्रॉड वाला, है ना? जिसमें गवर्नमेंट को बताना ज़रूरी हो जाता है। तो जो चीज़ें ज़रूरी नहीं है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का रेप्यूटेशन इम्पैक्ट पे पड़ सकता है, तो उसको अगर नहीं ज़रूरी, तो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन उसको सुलझाया जाए। अगर बात की जाए लेवल एंड एक्सटेंट ऑफ कॉम्प्लिसिटी इन द फ्रॉड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू बी असेस, दिस असेसमेंट कैन बी क्रिटिकल टू अवॉइड, जैसे डिस्ट्रॉइंग और tainting or tampering crucial evidence, obtaining misleading information from persons who may be involved। कई बार ऐसा भी तो होता है, आपने कुछ एम्प्लॉयज हैं, यहाँ पर ऑडिटर बैठा है, ठीक है, फोटो बनाते हैं ऑडिटर की, ये है मिस्टर ऑडिटर। अब यहाँ पर एम्प्लॉय नंबर 1 है, एम्प्लॉय नंबर 2 है, इनके ऊपर सबसे ज़्यादा डाउट दिख रहा है। इसने इनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे, उन्होंने क्वेश्चंस का गलत जवाब दे दिया, तो वो क्या ब्लाइंडली इन पे रिलाई कर देगा? नहीं, क्योंकि ये मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन भी तो दे सकते हैं। सो इन्वेस्टिगेशन के लिए वो इनसे क्या लेगा? इसके सपोर्ट में आप ये चीज़ बोल रहे हो तो मुझे एविडेंस दो। और किस-किस के पास ये एविडेंस घूम के आया है, वो कह रहे हैं ये डॉक्यूमेंट चेक कर लो इन्वेस्टिगेटर जी, ये डॉक्यूमेंट भी यही चीज़ सपोर्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला ये डॉक्यूमेंट किसने बनाया है? कौन-कौन इसको सँभाल चुका है, किसकी कस्टडी में आ चुका है? तो पूरा डिटेल में इनसे पूछेगा जब इंटरोगेट करेगा एम्प्लॉइज़ को। यही वो चीज़ है कि द इन्वेस्टिगेशन नीड्स टू सिक्योर एविडेंस कलेक्टेड फ्रॉम चेन ऑफ कस्टडी प्रोसीजर। तो ये जो ऑडिटर भाई साहब हमने बनाए हैं ना, तो ये जितने भी ग्रुप ऑफ पीपल है, जो एम्प्लॉइज़ जो इनसे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ये पूछेगा, ये जो मुझे डॉक्यूमेंट दिखा रहे हो, जो भी आपने बोला ये डॉक्यूमेंट दिखा दिया, ये डॉक्यूमेंट बनाया कब गया? किस डेट पे बनाया गया? किस एम्प्लॉयी ने ऑथराइज़ेशन करके बनाया? किस-किस के पास ये अभी तक घूम के आया है?
ऐसे थोड़ी ना वो इन्वेस्टिगेटर जो ब्लाइंडली रिलाई करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आगे जब हम इंटरोगेशन ऑफ एम्प्लॉयज की बात कर रहे हैं, ऑडिटर, इन्वेस्टिगेटर जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं, है ना, जो स्पेशलाइज टीम है उनके द्वारा, तो वो ये कहते हैं कि फ्रॉड रिलेटेड इंटरोगेशन की अगर बात की जाए, इट डिफर्स सिग्निफिकेंटली फ्रॉम अ नॉर्मल इंटरव्यू। क्यों? क्योंकि इस इंटरव्यू का जो फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इसका हमारा मेन मुद्दा क्या है? फैक्ट्स को इकट्ठा करना, इंफॉर्मेशन गैदर करना। तो हम पहले फैक्ट्स को इकट्ठा करते हैं। इंटेरोगेशन के दौरान जो इंटरनल ऑडिटर है, वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो फ्रॉड से रिलेटेड है, उनको इकट्ठा करने के ऊपर फोकस करता है, ताकि वो उसको कंफर्म कर सके कि ये फ्रॉड होने के चांसेस हैं या ये फ्रॉड एक्चुअली में हुआ है। बट एट नो टाइम शुड द इंटरनल ऑडिटर एक्यूज द एम्प्लॉय ऑफ कमिटिंग अ क्राइम। अब सिर्फ शक की बुनियाद पर कोई भी इंटरनल ऑडिटर, आगे जो ग्रुप ऑफ पीपल है, जो स्पेशलाइज टीम है, जिसमें सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनर हो सकता है, फोरेंसिक अकाउंटेंट हो सकता है, फोरेंसिक ऑडिटर हो सकता है, जो स्पेशलाइज टीम है, उनको ये नहीं बोल सकता कि ये मुझे इस पे शक है, इंटरनल ऑडिटर इस ये यही अपराधी है, ऐसा नहीं बोल सकता। जब इन्वेस्टिगेटर, ये जो इन्वेस्टिगेटर है, ये अगर किसी एम्प्लॉय को इंटरोगेट कर रहा है, तो इंटरनल ऑडिटर ये नहीं बोल सकता, यहाँ पर इंटरनल ऑडिटर भी इनके साथ बैठा है, वो ये नहीं कह सकता मुझे इस पे शक है, इसको अपराधी घोषित कर दिया जाए। नो, नो, अंडर नो सर्कमस्टांसेस, जब तक वो उसका एविडेंस नहीं मिलता। एंड द एक्यूज जनरली इज इंटेरोगेटेड, इंटेरोगेटेड, अब इससे पूछताछ हो रही है। आफ्टर द मोस्ट रेलिवेंट एविडेंस हैज बीन ऑब्टेन्ड, तभी उसको अपराधी पाया जाएगा, कन्फेशन वो देगा। ठीक है, खुद से कन्फेशन मतलब खुद से एडमिट करेगा कि हाँ मैंने ये की है। ऑल इंफॉर्मेशन रिसीव ड्यूरिंग द इंटरव्यू मस्ट बी करेक्टली डॉक्यूमेंटेड, मतलब उसमें किसी भी प्रकार की कोई हेरा फेरी नहीं होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेटर के द्वारा उसको कंप्लीटली डॉक्यूमेंट किया जाना चाहिए। ऑल एविडेंस शुड बी सब्जेक्ट टू इफेक्टिव चेन ऑफ कस्टडी प्रोसीजर्स, 2 पर्सन शुड कंडक्ट द इंटरव्यू, वन ऑफ whom टेक नोट्स एंड will सर्व एज अ विटनेस। अब वो ये कहते हैं कि इन्वेस्टिगेटर भी यहाँ पर एक नहीं, यहाँ पर इसके पीछे एक और पर्सन बैठा है जो कि सारे नोट्स बना रहा है, डॉक्यूमेंटेशन कर रहा है, ताकि वो 2 इन्वेस्टिगेटर इसलिए होने चाहिए ताकि यहाँ पर एम्प्लॉय है, यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर एक और है, ताकि वो विटनेस भी बन सके, वो नोट्स भी बना सके, और 2 पर्सन होंगे तो मैनिपुलेशन होने के चांसेस भी कम है। आगे अगर बात की जाए, द इंटरनल ऑडिटर शुड गाइड द कॉन्वर्सेशन फ्रॉम जनरल टू द स्पेसिफिक। जनरल कॉन्वर्सेशन चल रही होती है, लेकिन स्पेसिफिक कुछ पूछना है, तो आगे वो इंटरनल ऑडिटर की हेल्प लगेगी। 2 तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, एक ओपन क्वेश्चंस और एक क्लोज्ड क्वेश्चंस। क्या मतलब है इसका? ओपन क्वेश्चंस और क्लोज क्वेश्चंस, एग्जांपल के तौर पे ओपन क्वेश्चंस में वो सीधा बता सकते हैं कि आप जो हैं जनरली ऑर्डर प्लेस किए जाते हैं, तो आप जो है उसमें सीनियर मोस्ट पर्सन हो, तो आपका क्या रोल है? एम्प्लॉयर, जो कंपनी का एम्प्लॉय है ना, उस इन्वेस्टिगेटर उससे पूछ रहे हैं कि जब सेलर को सिलेक्ट करना होता है ना, कि इस सेलर को सिलेक्ट कीजिए कि अपने ऑर्डर्स वगैरह प्लेस करने के लिए, तो सेलर को सिलेक्ट करने के लिए आप क्या प्रोसीजर फॉलो करते हैं? सपोज वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उनको आए दिन माल की जरूरत पड़ती है जिसमें रॉ मटेरियल लगता है, तो वो इन्वेस्टिगेशन उसी कंपनी में घपला हुआ है, तो वो इन्वेस्टिगेटर पूछेगा कंपनी के, कौन पूछेगा? इन्वेस्टिगेटर पूछेगा, कंपनी के एम्प्लॉय से पूछेगा कि जब आप कोई वेंडर मतलब सेलर जो आपको मेल माल जो है बेच रहा है, उसको फाइनल करने से पहले आपका उसमें क्या रोल है? आप किस एक्सटेंट तक रोल प्ले करते हैं? ये तो उसको ऑप्शन दिया गया कि वो खुद से एक्सप्लेनेशन दे, इसलिए उसको बोला ओपन क्वेश्चन। क्या बोला? ओपन क्वेश्चन। लेकिन क्लोज्ड क्वेश्चन में क्या होता है? डू यू, फॉर एग्जांपल, डू यू पर्सनली वेरीफाई द एग्जिस्टेंस ऑफ एवरी वेंडर हु सीक्स अप्रूवल? अब ये स्पेसिफिक हो गया, हमने पर्टिकुलरली पूछा एक स्पेसिफिक क्वेश्चन जिसमें हम यस या नो में उसका जवाब चाहते हैं कि आप क्या वेरीफाई करते हो अप्रूवल से पहले कि ये वेंडर एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, कोई बोगस एंट्री तो नहीं डल रही है। हो गया क्लोज्ड क्वेश्चन। लेकिन जिसमें वो खुद की एक्सप्लेनेशन इंसर्ट कर सकता है, वो होता है ओपन क्वेश्चन। तो दोनों की तरह के क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं इन्वेस्टिगेटर्स जो हैं एम्प्लॉयज से इंटरोगेशन के दौरान। Normal interviewing methods regarding non-threatening tone and close observation of the body language apply. The employee should not be allowed to return to his or her normal work upon the completion of the interrogation. जब तक interrogation complete नहीं होती, तब तक वो अपने काम पर वापस ना जाए, ताकि वो alert ना हो। Because the employee is now alert to the fraud investigation, तो वो जो भी सबूत है वो मिटाने की कोशिश कर सकता है, तो पूरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद ही उसको वहां से जाने दिया जाए। आगे अगर बात करें फ्रॉड की रिपोर्टिंग की, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए? द चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रॉड रिपोर्टिंग। अगर कोई फ्रॉड वाली चीज आ रही है, तो जो इंटरनल ऑडिटर का जो हेड है,
चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव। सपोज किसी इंटरनल ऑडिटर एक भी नहीं लग रहा, 3 पर्सन हैं उसमें, पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी, तो उनके नॉलेज में ये जो चीज है उनको लीड कर रहा है मिस्टर डी, तो मिस्टर डी हुआ चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो मैनेजमेंट के नॉलेज में लेकर आए। देन it consists of the various oral और written interim और financial communications to the management board of directors को सारी चीजें बताएं और उन्हें बताएं कि fraud investigation की जरूरत है और आगे steps लेने चाहिए, but at the same time formal communication may be issued at the conclusion of the investigation that includes कितने टाइम लगेगा, क्या टाइम में होना चाहिए, क्या कमियां पाई गई, क्या निष्कर्ष निकला, आगे हमें फ्यूचर में कैसे अपने कंट्रोल्स को इम्प्रूव करना है, आगे हमें लीगल काउंसलर से हेल्प लेनी है कि नहीं लेनी है, अगर इसको कोर्ट में हमें कोई पेश होना पड़ेगा अगर हमारी कंपनी के विद रिस्पेक्ट टू कुछ ऐसा हुआ है फ्रॉड, है ना। तो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट को सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, ये सारी चीजें जो है वो कंसीडर करनी चाहिए, उनका डिस्कशन होगा। बट अल्टीमेटली ये इंपॉर्टेंट चीज है, द चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रॉड रिपोर्टिंग, फ्रॉड को रिपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट आगे इन्वेस्टिगेशन स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल करते हैं। देन हमने कहा ना कि आपको अगर लीगल मैटर्स रिलेटेड लॉयर्स की कंसल्टेंसी लगेगी, ठीक है, आप आगे जाके क्या कर सकते हो, उनसे एडवाइस ले सकते हो। सो अ ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोज्ड फाइनल कम्युनिकेशन शुड बी सबमिटेड टू द लीगल काउंसिल फॉर रिव्यू। देखो हमने बोला था ना कि जब भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारे अपडेट्स किसको मिलेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मिलेंगे और फाइनल रिपोर्ट स्टेक होल्डर्स को जाएगी। ये पढ़ के आ चुके हैं, पहले समझा चुकी हूँ इसी लेक्चर में। तो स्टेक होल्डर्स को फाइनल रिपोर्ट देने से पहले उसकी जो एक ड्राफ्टेड रिपोर्ट है स्टेक होल्डर्स को भेजने से पहले लॉयर को भेजी जाती है। उससे पूछा जाता है कि जो भी फ्रॉड है, जिससे जो है इंसिडेंट दैट लीड्स द इंटरनल ऑडिटर्स टू क्वेश्चन टू द लेवल ऑफ ट्रस्ट प्लेस्ड इन वन और मोर इंडिविजुअल्स, कौन उसमें अपराधी हैं, इट मस्ट बी टाइमली रिपोर्टेड टू द सीनियर मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्टिंग की जाए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इफ previously issued financial statements for 1 or more years may have been adversely affected, senior management and the board also should be informed। लीगल काउंसलर के साथ इन सब को, अगर आपको लगता है कि जो भी फ्रॉड हुआ है उसके पिछले साल या उससे भी पिछले साल से भी पुराने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अफेक्ट हुए हो सकते हैं, ये फ्रॉड वो ये पाते हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान, ये तो 3 साल से चल रहा है, तो फिर सबको ही बताना पड़ेगा ना। ड्राफ्टेड रिपोर्ट को देख के साथ साइड बाय साइड बोर्ड को भी बताना पड़ेगा, सीनियर मैनेजमेंट को भी बताना पड़ेगा, लॉयर को भी बताना पड़ेगा, अल्टीमेटली रिपोर्ट स्टेक होल्डर्स तक जाएगी। बट पॉइंट ये है कि अब फ्रॉड के इंसिडेंट्स का कैसे रेजोल्यूशन निकालें। रेजोल्यूशन कंसिस्ट ऑफ डिटरमाइनिंग एक्शंस टू बी टेकन आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है, अब क्या किया जाए। सो द मैनेजमेंट एंड द बोर्ड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजॉल्विंग फ्रॉड इंसिडेंट्स। अब जो फ्रॉड हुआ है उसको आगे किस तरह से वो मैटर सुलझाया जाए, जैसे कि प्रोवाइडिंग क्लोजर टू द पर्सन हु वर फाउंड इनोसेंट, और जो इनोसेंट थे उन्हें बाहर कर दिया क्योंकि उनकी तो कोई गलती थी नहीं, जिन्होंने प्रॉब्लम को रिपोर्ट किया था कि यहाँ पर भाई प्रॉब्लम है, जैसे विसल ब्लोअर्स होते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में विसल ब्लोअर्स का कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में पढ़ा था। इनोसेंट पीपल को उस फ्रॉड से बाहर कर दिया, जो एम्प्लॉय अपराधी पाए गए उनके खिलाफ एक्शन लिया, रिक्वेस्टिंग वॉलेंट्री फाइनेंशियल रेस्टिट्यूशन, टर्मिनेटिंग जो सप्लायर्स थे जो ज्यादा मतलब जिनको पेमेंट्स हो रही थी, जो कंपनी के विद रिस्पेक्ट टू जो है बेटर प्राइस कहीं और से मिल सकता था, उनको टर्मिनेट कर दिया गया। रिपोर्टिंग द इंसिडेंट टू लॉ एनफोर्समेंट और रेगुलेटरी बॉडीज, जैसे कि हमने वो 10 मिलियन वाला वो गवर्नमेंट का एग्जाम्पल किया था। फाइलिंग अ सिविल सूट टू रिकवर द अमाउंट टेकन। अगर आपको लगता है कि किसी इंप्लॉय ने ऐसा फ्रॉड किया है कि 1 करोड़ का नुकसान उसकी वजह से ही हो गया है, तो हम 1 करोड़ कंपनी को बियर करेंगे, उसके खिलाफ एक्शन लेंगे ना। कहाँ पर? कोर्ट में। इसीलिए तो क्या अब आया फोरेंसिक ऑडिट, ठीक है, क्योंकि जब हमने कोर्ट में कोई एविडेंस लेकर जाना है तो हमें उसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो हमने पूरा जो इन्वेस्टिगेशन करवाया है इसी को हमने बोला फोरेंसिक ऑडिट। अब जो हमने पूरा डिटेल में डिस्कशन करा, अब आपको फोरेंसिक ऑडिट का पूरा सिग्निफिकेंस पता चल चुका होगा। जैसे अगर कोई फ्रॉड जिसने कमिट किया है, सपोज मिस्टर एफ ने, तो मिस्टर एफ से हमें 1 करोड़ रुपए कंपनी को लेना है, तो उसे कोर्ट में घसीटेगी, ड्रैग करेगी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक टेक्निक्स एंड मेथड्स टू प्रोड्यूस एविडेंस इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। इसी को हम बोला जाता है फोरेंसिक ऑडिट। आगे अगर बात की जाए
प्रदीप परमार का क्वेश्चन है कि मैम ओपन और क्लोज क्वेश्चंस को दोबारा समझा दें। ठीक है, मैं ये वाला 8 और 9 पॉइंट कवर करके दोबारा समझा दूंगी। कंप्लेनिंग टू द परपेट्रेटर्स प्रोफेशनल एसोसिएशन रिकमेंडिंग कंट्रोल इंप्रूवमेंट्स। अब वो क्या कहते हैं कि आगे से ये सारी चीजें ना हो, तो उसके लिए हमें स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अब यहां पर मैं एक इंसर्ट कर लेती हूँ पेज। बट बिफोर आई डू दैट, यहाँ पर मैं आपको छोटा सा यहाँ पे स्पेस है वो समझा ही देती हूँ। ओपन क्वेश्चन और क्लोज्ड क्वेश्चन, देन आई विल कम बैक टू द मेन पॉइंट। ओपन एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, जिसमें आंसर जो है कस्टमाइज मैनर में एम्प्लॉय दे पाए, उसको बोला जाता है ओपन क्वेश्चन। मैंने सीधा आपसे पूछा कि क्या आप जो हैं इस ऑर्डर को प्लेस करने के लिए, आप एक परचेज डिपार्टमेंट में हो, परचेज डिपार्टमेंट में आप जब किसी के पास ऑर्डर ऑर्डर प्लेस करते हैं, जब आप, तो ऑर्डर प्लेस करने से पहले आप क्या क्या चीजें देखते हैं, तो इसमें वो अपने हिसाब से एक्सप्लेनेशन दे सकता है। सो दिस इज कॉल्ड ओपन क्वेश्चन। लेकिन क्लोज क्वेश्चन क्या है, मैंने ये बोल दिया स्पेसिफिकली। तो क्या आप पहले प्रॉपर चेकिंग करते हो कि नहीं करते हो ऑर्डर प्लेस करने से पहले, क्वांटिटी क्वालिटी की? इसमें तो मैंने कोई एक्सप्लेनेशन का ऑप्शन दिया ही नहीं ना, कि वो अपने हिसाब से इंफॉर्मेशन पूछ पाए, एक्सप्लेनेशन दे पाए। मैंने सीधा बोला यस या नो में उसको आंसर देना है। सो दिस इज कॉल्ड क्लोज क्वेश्चन। अब आपको प्रदीप परमार ओपन और क्लोज क्वेश्चन का पता चल गया जी। बस हम इस सेशन को, जो हमारा ये वाला है, इसमें जो है वाइंड अप करते हैं। इसमें आपकी जो भी क्वेरीज आप मेल कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें बस 1-2 स्लाइड्स की इन्फॉर्मेशन रहेगी, फिर हम एक एमसीक्यू क्वेश्चन भी करेंगे। सेशन हमारा थोड़ा आज लंबा ही चला गया। अब जो है हम वीकेंड्स के अलावा एक वीकडेज में से भी सेशन रखेंगे, ताकि उसमें जो है आपकी जो भी क्वेरीज आई होंगी उसका तो आपको मेल पर ही वर्ड बैक मिल जाएगा, और एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे उसका आपको नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस। और इसका एक जो क्विक रिवीजन है, जब हमारी ये 2 स्लाइड्स भी कंप्लीट होंगी नेक्स्ट सेशन में, तो हम उसका क्विक रिवीजन भी करेंगे। अभी तक का पूरे फ्रॉड के चैप्टर का पूरा क्विक रिवीजन होगा, फ्रॉम लेक्चर 1 टिल लेक्चर टुडे पूरा, और एमसीक्यू भी करेंगे। सो थैंक यू सो मच।